नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी परीक्षा जो हुआ था दिसंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट में, उस प्रश्न पत्र को हम व्याख्या सहित आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चारों ऑप्शनों को विद डिटेल करेंगे। तो पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट शिफ्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखेंगे। आपको 2022 के साथ साथ 2023 और प्रीवियस प्रश्न पत्र भी देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज। तो आज हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। तो मैं प्रश्न को नहीं डिटेल में पढ़ूंगी, चारों ऑप्शनों को नहीं पढ़ूंगी, बस प्रश्न पढ़ूंगी, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर बताती चलूंगी। क्योंकि अगर ऑप्शन पढ़ने लगी तो जो वीडियो क्लास 1 घंटा की बनेगी वो 2 घंटे की बनेगी। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है मेरे को, तो एकदम फैक्ट टू फैक्ट हम बात करेंगे। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी है, जिसमें सही उत्तर देखिए यहाँ पे पहले लगाया हुआ ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। तो कुटिल, ब्राह्मी, गुप्त और कुटिल देवनागरी लिपि का पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा सा इसके महत्वपूर्णता दिए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ पढ़ के कि ब्राह्मी लिपि जो है एक प्राचीनतम लिपि है। इसके नमूने बस्ती जिला के पिपराला नामक स्तूप से प्राप्त हुए थे। साथ ही अजमेर के बडली नामक गांव से भी कुछ शिलालेख प्राप्त हुए थे। ब्राह्मी लिपि नामकरण के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। ब्रह्मा वेद या ज्ञान के रक्षात्र लिपि ब्राह्म लिपि कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मण लिपि कहलाई ब्राह्मी। तो कुछ इस तरह से गुप्त लिपि कौन सी है, तो भारत में गुप्त साम्राज्य के काल में संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की गई लिपि गुप्त लिपि के नाम से जानी जाती है। गुप्त लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के उत्तर शैली से हुआ था। गुप्त लिपि का समय 4 से 5 सदी के बीच माना जाता है। उसके बाद कुटिल लिपि, कुटिल लिपि का एक अन्य नाम सिद्धमानिका लिपि है। इसे उत्तरी लक्षवी लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि का प्रारंभ बिंदु भारत को ही माना जाता है। कुटिल लिपि को भारत में विकटाक्षर भी कहते हैं। डॉक्टर वूलन ने इस लिपि को न्यून कोणीय लिपि नाम भी दिया है। उसके बाद देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका लिपि से हुआ था। इसका विकास 9वीं सदी के आसपास माना जाता है। तो इन जो 4 लिपि दी गई है, इनका विकास कहाँ से हुआ ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी इसके क्रम में पूछा है, बाकी इसके इन डेप्थ में पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो इन डेप्थ बहुत प्रश्न एनटीए पूछ रहा है, ये आपको भी पता है क्योंकि मैं प्रश्न करवा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद इन डेप्थ इसको जरूर देखिएगा जिस तरह से मैं करवा रही हूँ। 9वीं सदी के आसपास माना जाता है। उसके बाद देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रचलित हैं, जैसे कि नगरों में विविध होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण किया गया है। पाटलिपुत्र को नागर तथा चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण हुआ। गुजरात के नामकरण गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के राजा राजा भट्ट के शिलालेख में हुआ है। यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, अक्षरिक लिपि है ये तो हो गया पहला प्रश्न। अभी हम पहला प्रश्न कर रहे थे, उसके बाद विद डिटेल में अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे, जिसमें हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी बताई है। तो 5 बताई है। कौन कौन सी? अणा, अण्या, ना, मा अनुनासिक व्यंजन है, सॉरी वर्ण है। ये पंचमाक्षर भी कहे जाते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, इनके सहयोगियों को कहा है कि सभी पंचवर्णीय व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी व्यंजन वर्णों की श्रेणी निम्नवत है, जो कि ये आपको भी पता है, आपकी ग्रामर में भी होगा। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन कौन है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, उत्सम व्यंजन कौन है, संयुक्त व्यंजन कौन है, द्विगुण व्यंजन कौन है, अनुसार विसर्ग क्या है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया जाता है।
तो कब किया है? तो ये किया 1957 में। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 में किया गया। इस संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया है। उसके बाद अगला जो बुंदेली बोली की उपबोलियों कौन कौन सी है वो आपने बतानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा दी गई हैं उपबोलियां कौन कौन सी हैं, इनको आप देख लीजिए और इनको बताना है आपने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उपबोली, जिसमें देखिए पहले आएगा भदोरी, बनाफरी, खटोला। बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं ये भदोरी, बनाफरी, खटोला। बुंदेली बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। या ओकार बहुला बोली है। तो एक तो ये प्रश्न हो जाएगा, बोलियां कौन कौन सी आती हैं इसमें। दूसरा, ये किस अपभ्रंश, बुंदेली बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, कि दूसरा प्रश्न बनता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो बनता है ओकार बहुला, ये इसका तीसरा प्रश्न बनता है। और किस किस यहाँ पे बोला गया है, किस किस जगह पे ये बोली जाती है? तो बुंदेली बोली उत्तर प्रदेश की झांसी, उरई, जलौन, हमीरपुर, बांदा, मध्य प्रदेश के ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालघाटा के अतिरिक्त ग्वालियर और भोपाल में आदि ये सारी बुंदेली बोली बोली जाती है। अल्लाहखंड बुंदेली में ही रचित की गई है। तो बुंदेली में रचित कौन सी रचना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम इन डेप्थ पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अल्लाहखंड बुंदेली में रचित गई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना, ये इन डेप्थ में बनते हैं प्रश्न, और जिन्हीं को ये एनटीए बार बार पूछता है। उसके बाद यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष में कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये 4 ऑप्शन में जो सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। शेष अन्य कथन जो हैं वो निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं? बाकी जो अन्य जो हैं उन्होंने कौन कौन से कथन दिए हैं? जैसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं कि बिहारी विदग्ध कवि होते हुए भी एक अत्यंत मौलिक है, केवल एक ग्रंथ की रचना करके भी कवियों की पंक्ति श्रेणी में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है बिहारी ने। ये ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर नागेंद्र जी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों में अब भगवान अधिक है। किसका कथन है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसमें जो बाकी कवि आते हैं उनके कौन कौन से कथन हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। जैसे कि अन्य जो कवि हैं, रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। उसके बाद परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार क्या कहते हैं कि हिंदी वाग्मय के इतिहास में संत साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान और महत्व है। उसकी सरिता का वह प्रमुख मूल स्रोत है जो उसके आदिकालीन अपभ्रंश रूप से निरंतरित प्रभावित होते आया है। नंद दुलारी वाजपेयी जी क्या कहते हैं कि कबीर महात्मा थे और उनके द्वारा साहित्य में पूत भावनाओं का समावेश हुआ। व्यक्तित्व के विचार से उन पूत भावनाओं का उत्कर्ष चाहे अधिक ना हो, पर उन इससे ठीक महत्व किसी प्रकार कम नहीं होता है। ये बाकी जो अन्य लेखक हैं उनके अनुसार क्या क्या मत हैं, कथन है, वो लगा दिया है, जो कि इनको भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। उसके बाद नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा देवी शंकर अवस्थी। तो ये इनके संपादक हैं नई कहानी संदर्भ और प्राकृतिक पुस्तक के। उसके बाद बाकी अन्य लेखक और उनकी पुस्तक कौन कौन सी है? नामवर सिंह की पुस्तक कौन सी है? कहानी नई कहानी। राजेंद्र यादव की कहानी पुस्तक कौन सी है? कहानी स्वरूप और संवेदना। भैरव गुप्त की कौन सी पुस्तक है? कहानी एवं नव वर्षांक। तो ये इनकी पुस्तकें हैं। बाकी अन्य
जो लेखक हैं, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं इनको ऑप्शनों को विद डिटेल में क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसका पूछा है, यहाँ पे पुस्तक देवी शंकर अवस्थी का पुस्तक पूछा है। तो बाकी जो ऑप्शन में कवि दिए हुए हैं इनके भी तो पुस्तक आपको पता होने चाहिए ना, क्योंकि अगर एनटीए क्या करता है, ऑप्शन को नेक्स्ट टाइम उनके प्रश्न बना के पूछता है। तो अभी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन 3 ऑप्शनों के पुस्तक भी तो आपको पता होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है, तो अंधा युग है। तो यहाँ पे अंधा युगी है, ये एक गीति नाट्य है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1955 में हुआ था। और ये किसकी नाटक है, ये धर्मवीर भारती की है। उसके बाद आगे जो बनेगा इसका, यहाँ पे इस नाटक में युद्ध और उसके बाद की समस्याओं का चित्रण किया गया है। इस नाटक का कथानक महाभारत के 8वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के समय का वर्णन किया गया है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारतीय का एक अन्य नाटक है। शेष नाटकों का विवरण निम्नवत दिया गया है, जिसमें कि शक विजय किसका है, तो ये उदय शंकर भट्ट का है और इसका समय कब है, 1949। पहला राजा ये किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है और इसका समय कब है, 1969। और कोणार्क का लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, और इसका समय कब है, 1951। तो ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बार बार ये क्रम में पूछे जाते हैं, क्रम में लगाने को। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है उपन्यास के कथन से संबंधित, जिसमें यहाँ पे लगाया गया है कि यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्त किस उपन्यास से संबंधित है, तो यह है संबंधित ऑप्शन डी, निसहाय हिंदू। निसहाय हिंदू से संबंधित है। और जो निसहाय हिंदू है ये किसकी है, ये है राधिका कृष्ण दास की, जो कि 1890 की है ये। और यह उपन्यास मूलतः गोवध निवारण के दृष्टिकोण को लेकर लिखा गया है। शेष जो अन्य रचनाएं हैं और उनका यहाँ पे समय दिया गया है, जैसे वामा शिक्षक किसकी है, ईश्वरी प्रसाद की, और ये 1872 की है। इसी तरह भाग्यवती किसकी है, ये 1877 की है। और ये उपन्यास किसके हैं, किस उपन्यासकार का है, श्रद्धाराम फिल्लोरी का है। अगला जो 10वां प्रश्न बनता है यहाँ पे, लक्षणा मूल ध्वनि का भेद बताना है यहाँ पे, जिसमें अर्थांतर संक्रामित वाच्य ध्वनि, ये इसका भेद है। लक्षणा मूल ध्वनि का भेद, तो इसमें आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि के 2 भेद बताए। तो उसी में से एक ध्वनि का यहाँ पे भेद यहाँ पे बता दिया है, जैसे कि लक्षणा मूल, जो कि आनंदवर्धन द्वारा दिए गए ध्वनि के भेद के नाम है, और दूसरा अविधा मूल ध्वनि। तो ये दोनों ही आनंदवर्धन के भेद किए गए ध्वनि का नाम है। और इसके यहाँ पे भेद कौन कौन से हैं यहाँ पे लगा दिए हैं, ये आप देख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाएँ। एग्जाम में ये नेक्स्ट टाइम पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो अभिधा लक्षणा का पूछा है, नेक्स्ट टाइम अभिधा मूला ध्वनि का पूछा जा सकता है भेद। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। नीचे अब मैं दिखा देती हूँ। भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है, तो ये माना है वक्रोकृत को। भामा ने समस्त अलंकारों का मूल वक्रोकृत अलंकार को माना है। भामा मूल रूप से अलंकार संप्रदाय के आचार्य थे। इनकी अलंकार संबंधी रचना काव्य अलंकार है। इसी ग्रंथ में भामा ने वक्रोकृत की परिभाषा निम्नवत की है, जिसमें लोकाक्ति क्रांता गोचरम वाचनम, इस तरह से संस्कृत में है लिया हुआ ये। तो यहाँ पे बाकी जो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, इनके भेद लिखे हुए हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान से अच्छे से कर पाएं। अगला जो यहाँ पे, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सन 1893 की है। श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन सन 1893 ईस्वी में हुआ। इनका ज़्यादातर समय बनारस में बीता है। सन 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी की
अध्यक्षा बनी। इनका एक कथन अत्यंत प्रसिद्ध है, यह अत्यंत अमानवीय कानून है जिसने बच्चों को उनकी माँ से अलग करवा दिया है। मैं अपने दुखों का निवारण दूसरों के दुखों दूर करके करूंगी और सब अनाथ एवं असहाय बच्चों की माँ बनूंगी। तो ये इनका कथन है, जो अत्यंत प्रसिद्ध कथन है किनका, श्रीमती एनी बेसेंट का। और इनका जन्म लंदन शहर के 1847 में 47 ईस्वी में हुआ था। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को साक्षात्रीय का विषय न मानकर उसे मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया है? तो ये दिया है रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण परमहंस ने। तो इनका जो जन्म बंगाल के कामारपुकुर ग्राम में हुआ है। इनका बचपन का नाम गदाधर है। रामकृष्ण कहते हैं कि कामिनी कंचन ईश्वर प्राप्ति के सबसे बड़े साधक हैं। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए थे ना उनका यहाँ पे अब लगा दिया है। सुधारक कौन कौन से हैं, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ एक बार फिर से। ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ना, राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन, तो इनका यहाँ पे अब डिटेल में लगा दिया है। जैसे कि राजा राम मोहन राय जो संस्थापक है, इनकी संस्था कौन कौन सी है? ब्रह्म समाज और इसकी स्थापना 1828 में हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो संस्था है आर्य समाज है और इसकी स्थापना 1875 में हुई। केशव चंद्र सेन की संस्था प्रार्थना समाज है और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1867। उसके बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर और इनका जो संस्था है तत्वबोधिनी सभा और इसका स्थापना है 1839। उसके बाद ज्योतिबा बाई फूले जिसका संस्था है सत्य शोधक समाज और इसकी स्थापना 1873 में हुई है। ये तो रह गया 13वां प्रश्न। अगला प्रश्न हम करेंगे, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। यह कथन किसका है, किस लेखक का है? तो ये कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का कथन है। और अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इसे नारकीय महाजनवाद पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया। एक कथन उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का है। सॉरी, हाँ यहाँ में मैंने गलती बोल दिया, श्याम सुंदर दास का नहीं है, ये प्रेमचंद जी का है। तो ये जो कथन है ये प्रेमचंद जी का है। यह कथन उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का है। और बाकी जो हैं यहाँ पे दिए अन्य जो लेखक हैं उनके कथन कौन कौन से हैं? अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कवित है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे बनेगा, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है समाचार सुधावर्षण, जो कि इसका प्रकाशन 1854 ईस्वी में कोलकाता से हुआ। बाकी जो दिए हुए हैं यहाँ पे लगा दिया है, जैसे बनारस अखबार जो है इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सिंह है। ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष इसका 1845 है, स्थान इसका काशी है। अवध अखबार उर्दू में है और ये मुंशी नवल किशोर का है और ये एक दैनिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन वर्ष 1858 है और स्थान इसका लखनऊ है। उदंत मार्तंडी जुगल किशोर इसके संपादक हैं। ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, वर्ष इसका 1826 है, कलकत्ता से प्रकाशित हुई है। उसके बाद बंगदूत राजा राम मोहन राय का है जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका है और इसका वर्ष जो है 1829 है, स्थान इसका कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक हैं और ये कैसी पत्रिका है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका जो वर्ष है प्रकाशित का 1855 है। कहाँ से हुई थी? आगरा से हुई थी। अगला है असाध्य वीणा कविता में प्रियवंद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? तो ये किया है व्रजकृति को माना है।
नीचे और स्क्रॉल करेंगे। असाध्य वीणा कविता में प्रियंवद ने व्रज कीर्ति को वीणा का रचयिता मानकर याद किया है। आगे के काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार 1961 की है में संकलित असाध्य वीणा एक लंबी कविता, इसका मूल भाव यहाँ का विसर्जन है। आगे के अन्य काव्य संग्रह जो हैं जैसे भग्न दूत 1933 की है, चिंता 1942 की, इत्तियलम 1946 की, हरिघास पर क्षणभर 1949 की, बाबरा अहेरी 1954 की है, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957 की है, कितनी नाव में कितनी बार 1967 की है, सागर मुद्रा 1970 की है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 की है, नदी की बाग पे छाए 1981 की है। ये बाकी जो है काव्य संग्रह लगे हुए हैं आगे की हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। सूरदास का पद आयो घोष घड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है, तो ये संकेतित है उद्धव की ओर से। तो उपयुक्त पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित ग्रंथ भ्रमर गीत सार से है। उसके बाद सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ जो बाकी हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम से माना जाता है। उसके बाद है शासन की बंदूक कविता किस छंद में हुई है, तो ये हुई है दोहा में। तो शासन की बंदूक कविता दोहा छंद में हुई है। नागार्जुन कृत शासन की बंदूक 1966 की है, कविता युग धारा 1953 ईस्वी में काव्य संग्रह में संकलित है। नागार्जुन के अन्य जो काव्य संग्रह हैं सतरंगे पंखों वाली 1959 की है, प्यासी पथराई आंखें 1962 की है, भस्मांकुर 1971 की है, तालाब की मछलियां 1975 की है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 की है, हजार हजार बाहों वाली 1981 की है, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 की है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाक्ष शीर्षक से काव्य लिखा है और इसमें 52 कविताएं हैं संकलित हैं और इस कृति में उन्होंने सन 1968 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है इस कृति को, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न, सुनी है के नाही या प्रगट कहावती जू काहू कल पाए है सू के कल पाए है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें जो अलंकार इस्तेमाल किया गया है वो है यमक अलंकार। इस जो पंक्ति में है यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बाकी जो यहाँ पे अलंकार इस्तेमाल किए गए हैं वो यहाँ पे लगा दिए, जैसे यमक अलंकार, संदेह अलंकार, उसके बाद यहाँ पे लगाया हुआ है भ्रांतिमान अलंकार, श्लेष अलंकार, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, यहाँ पे लगाया हुआ है चारों ऑप्शनों में। चारों ऑप्शनों में जो अलंकार पूछे गए उनको डिटेल में यहाँ लगा दिया है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है, सभी संथालों को दामुल होज हो गया, मैला अंचल उपन्यास के इस काव्य में इस वाक्य में दामुल होज का अर्थ क्या है, तो दामुल होज का अर्थ यहाँ पे आजीवन कारावास है। तो फणेश्वरनाथ रेणु का कृत मेला अंचल उपन्यास का प्रकाशन जो हुआ 1954 ईस्वी में हुआ है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। फणेश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार है। इसके अन्य प्रमुख उपन्यास जो हैं परती परिकथा 1957 की है, दीर्घ तपा 1963 की है, जुलूस 1965 की है, कितने चौराहे 1966 की है, पलटू बाबू रोड जो 1979 की है, राम रतन राय 1971 की है। आगे जो इसका जो प्रश्न बनेगा, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवादी अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है, वैसे वैसे ये उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था, तो ये राग दरबारी उपन्यास के लिए लिखा गया था। तो यहाँ पे उपन्यासकार ने राग दरबारी उपन्यास या कथन किस उपन्यास के लिए लिखा था, तो राग दरबारी। तो इसके जो श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था, 1900
श्रीराज शुक्र कृत राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। इसके अन्य उपन्यास जो हैं सूनी घाटी का सूरज जो कि 1957 की है, अज्ञातवास 1962 की है, सीमाएं टूटती हैं 1973 की है, मकान 1976 की है, पहला पड़ाव 1976, विश्रामपुर का संत 1998 की है। उसके बाद मनु भंडारी के उपन्यास आपका बंटी 1971 की है, महाभोज 1900 यहाँ पे जो आ जाएगा इसका 19 से महाभोज 1979 की है। काशीनाथ के जो उपन्यास है काशी का 80, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु महुआ रचित। दूधनाथ सिंह के जो उपन्यास है आखिरी कलाम, निष्कासन, नमो अंधकारम आदि है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज करे हैं आसमान में। यह छंद किस उपन्यास से आया है? तो ये आया है तमस से। उपर्युक्त छंद तमस उपन्यास से आया है। भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास जो है 1973 की है, जो कि भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका की त्रासदी का अंकन है। इसके अन्य जो उपन्यास हैं झरोखे 1900 ये आएगा 67, कड़ियाँ 1970, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलोफेर 2000 ईस्वी की है। जबकि झूठा सच यशपाल का जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है तथा राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, पुरुष निसंग है, स्त्री अशक्त है, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुख, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। यह कथन किस चरित्र का है? तो ये है महामाया भैरवी का ये कथन है। आगे नीचे करेंगे, बाण भट्ट की जो आत्मकथा 1946 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें प्रेम का उदांतीकरण, हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। इसके जो अन्य पात्र जो हैं बाण भट्ट, निपुणिका, न्यूनिया, अघोर भैरव, भटनी, महामाया आदि। उसके बाद अगला जो प्रश्न है उसका, युवापन एक प्रतिष्ठित की जिद कहीं चुराया बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगता भी रहा है भुक्त भी रहा है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से लिया गया है? तो ये लिया गया है पिता कहानी से। उसके बाद आगे जो यहाँ पे है दे दिया है, ज्ञान रंजन की प्रमुख कहानियां जो है पिता, घंटा, बहिर्गमन, सीमाएं। जनेंद्र की कहानियां कौन सी है? स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, लाल सरोवर, मास्टर जी। आगे की कहानियां कौन कौन सी हैं? रोज, मेजर चौधरी, कवि प्रिया, रमनते, तत्र देवता, नारंगियां, पुरुष का भाग्य आदि। कमलेश्वर की कहानी संग्रह जो यहाँ पे है, राजा निर्वसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक आदि। तो ये इनकी जो बाकी दे रखे हैं कहानी यहाँ पे, उनके यहाँ पे डिटेल में लगा दिया है कि किसकी कहानी है और आगे कौन कौन सी कहानियाँ इनकी बनती हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे 25वां बनता है, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रश्न हो गया? फुलकारी देखकर प्रश्न हो गया। भीष्म साहनी कृत चीफ की दावत कहानी का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय लोगों की मानसिकता और बदलते संबंधों की विघटना का वास्तविक चित्रण करना है। और इसके अन्य जो कहानी संग्रह, भाग्य रेखा जो कि 1953 की है, पहला पार्ट 1957 की है, भटकती राख 1966 की है, और पटरियाँ 1973 की है, वारचू 1978 की है, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998 ईस्वी की है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे तीसरी कसम कहानी से जो गीत कौन सा गीत लिया गया नहीं है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर आ जाएगा वो है ऑप्शन ए, नान्ही नान्ही दतवा पातर ठोरवा झटके जैसन बिजलिया। तो ये जो है गीत ये तीसरी कसम कहानी में नहीं है, जबकि ये अन्य जितनी भी गीत हैं वो तीसरी कसम कहानी से ली गई हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में जो दिए गए हैं ना गीत, ये तीसरी कसम कहानी से लिए गए हैं। तो ये गीत को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो पहला है वो तीसरी कसम कहानी से नहीं लिया गया है। तीसरी कसम
उर्फ मारे गए गुलफाम, ठेस, पंचलाइट, रस प्रिया, लाल पान की बेगम, तीन बिंदिया, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियां हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है, सिद्धों और नागपंथी योगियों की चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक श्रेणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। बाकी जितने भी यहाँ पे लगाए गए हैं कवि, उनका यहाँ पे बताया है, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं। बाकी जो संबंध नहीं है, ऊपर जो दिया गया से कोई संबंध नहीं है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है यहाँ पे, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गो की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो कहा गया है पर्णदत्त के द्वारा कहा गया है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें यहाँ पे लगा दिया है जो कहा गया है पर्णदत्त। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद पर्णदत्त के द्वारा कहा गया है। स्कंदगुप्त नाटक कब की है? ये 1928 की है और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गई है। और इस नाटक के जो पात्र हैं प्रमुख, वो है पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंड नायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, देवसेना, विजया, मातृगुप्त, सर्वनाग, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, खिंगिल, मृदुगल आदि, ये सारे इनके प्रमुख पात्र हैं। जयशंकर के अन्य जो नाटक हैं, सज्जन कल्याणी, परिणय, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी है। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है कि कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? तो जयमाला चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है। तो ये, जबकि एलिस लीला तथा नीला, एलिस लीला और नीला चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत चंद्रगुप्त, जो कि 1931 में 1931 ईस्वी का नाटक का कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं का अलछेद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, स्ल्यूकस का पराभव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। नाटक के प्रमुख पात्र जो हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, शकटार, सिंहर, अंबिक, राक्षस, प्रवर्तक, सिल्यूकस, कर्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासनी है। अगला जो कथन से संबंधित प्रश्न है, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये कथन है ओम शिवपुरी का। उपयुक्त जो कथन है वो ओम शिवपुरी का है। बाकी जो हैं इनके अन्य नाटक, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन आदि, ये इनके अन्य नाटक हैं। उपयुक्त कथन किसका यहाँ पे पूछा है? एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन ओम शिवपुरी का है। और आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का है। और इनके अन्य जो नाटक यहाँ पे लगा दिए, इनके सन आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले, हम सब उसके पूजे बन जाएं, नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजो दीदी नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इनको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद ये जो कहा गया है, ये कहा गया है ऑप्शन सी, ये कहा गया है अंजो दीदी नाटक में यह संवाद अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया है। तो उपेंद्र
उपेंद्र नाथ अश्क के प्रमुख जो नाटक हैं, लक्ष्मी का स्वागत जो कि 1935 की है, जय पराजय 1937 की है, स्वर्ग की झलक 1940 की है, अलग अलग रास्ते 1954 की है, जो दीदी 1955 की है, कैद, उड़ान आदि इनकी अन्य प्रमुख नाटक हैं। उसके बाद क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है, इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से। तो ये कथन निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़ते हैं। उपयुक्त कथन कुबेरनाथ राय के निबंध उत्तरा फाल्गुनी से लिया गया है। कुबेरनाथ रस धर्मा ललित निबंधकार है और इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, मराल, अंधकार में अग्नि शिखा आदि। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता, कुंवारेपन का अभाव है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से लिया गया है? तो ये लिया गया है मजदूरी और प्रेम से। तो मजदूरी और प्रेम निबंध से लिया गया है ये कथन, और ये अध्यापक पूर्ण सिंह का है और इनके कुल 6 निबंध है जो कि हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त, कवि वाल्टन हिटमैन, जबकि कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उठ जाग मुसाफिर, विवेकी राय तथा संस्कृति का सौंदर्य नामवर सिंह के निबंध हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न इसमें बनता है, निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? तो इसमें जो नहीं है, हर बारिश में। तो हर बारिश में विवेकी राय का निबंध संग्रह नहीं है, बल्कि ये निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है जो कि 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनके निर्मल वर्मा के जो अन्य निबंध संग्रह हैं, चीड़ों पर चांदनी 1964 की है, शब्द और स्मृति 1976 की है, कला का जोखिम 1981 की है, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991 आदि, अंत और आरंभ 2001 की है, जबकि फिर बैतलवा डाल पर, गवई गंध, गुलाब तथा उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय के निबंध हैं। बाकी ये 3 विवेकी राय के निबंध हैं, ये इनको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ऊपर वाले निर्मल वर्मा के हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं हुआ है? तो शीरीष के फूल का उल्लेख नहीं हुआ, जबकि अशोक के फूल, विचार और वितर्क, मेघदूत एक पुरानी कहानी, आचार्य हजारे प्रसाद द्वारा रचित निबंध का उल्लेख है जो कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध में है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो प्रश्न बनेगा, भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पदों का प्रयोग नहीं करते हैं? तो ये जो नहीं करते हैं, ललित निबंध का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि लेख, गद्य, प्रबंध और निबंध शब्द का प्रयोग करते हैं। तो किसका नहीं करते हैं और किसका करते हैं ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे लगा दिया है। जैसे कि भारतेंदु ललित पद गद्य का प्रयोग नहीं करते, जबकि वो किसका करते हैं, गद्य, प्रबंध, निबंध और लेख का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनेगा, भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर आया है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपयुक्त कथन किस पुस्तक से है? संस्कृति के 4 अध्याय से लिया गया है। तो संस्कृति के 4 अध्याय 1956 रामधारी सिंह दिनकर की है, जो कि जिसे 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे है मेरी तिब्बत यात्रा, बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे लगा दिया है। मेरी तिब्बत यात्रा जो कि 1973 की है, राहुल साकरतियान की यात्रा साहित्य से है, और इसके अन्य यात्रा साहित्य किन्नर में और चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास आदि। आवारा मसीहा 1974 की है, विष्णु प्रभाकर की जीवनी विधा की रचना है। क्या भूलू क्या याद करो 1969 की है। नील का निर्माण फिर 1970 की है, बसेरे से दूर 1978 की है, 10 द्वापर से सोपान तक 1985 की है, हरिवंश राय बच्चन की ये सारी आत्मकथाएं। बाकी ऊपर 4 जो उपयुक्त क्रमशः 4 भागों में विभक्त हैं। उसके बाद ठाकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह से संकलित है?
तो ठकुरी बाबा यहाँ पे ऑप्शन में लगा दिया है, देख लीजिए इसको। उसके बाद इसका जो उत्तर हो जाएगा ठकुरी बाबा। महादेवी वर्मा द्वारा कृत ठकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र संग्रह में संकलित हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र संग्रह में संकलित है। इसके अन्य रेखा चित्र दो हैं, अतीत के चलचित्र 1941 की है, मेरा परिवार 1972 की है, पथ के साथी 1956 की है, महादेव वर्मा के संस्मरण विधा की रचना है। शरद चंद्र के रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को व्यास के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है। तो व्यास को किसको किया है? व्यास को। रविंद्रनाथ को किस कवि को भारत के बाद सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? तो व्यास को भारत के बाद सर्वोत्तम कवि घोषित किया है। शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से विष्णु प्रभाकर ने लिखा, जिसे लिखने में 14 वर्ष का समय लगा। विष्णु प्रभाकर के जो उपन्यास है ढलती रात 1951 की है, तट के बंधन 1955 की है, स्वप्नमयी 1956 की है, अर्धनारीश्वर 1952 की है, संकल्प 1993 की है। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपालिका संवतः वही थी मेरे लिए नटनिया, यह कथन किसका है? तो ये कथन है तुलसी राम का। तो उपयुक्त कथन जो है तुलसी राम का है। दलित आत्मकथाकार जो है तुलसी राम ने अपनी आत्मकथा को 2 भागों में लिखा। एक मुर्दिया जो कि 2010 की है, इसका प्रथम भाग है। मणिकर्णिका 2013 की है, इसका द्वितीय भाग है, ये भी ध्यान में रखिएगा। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य मिलते हैं? तो इसमें जो तथ्य मिलता है वो यहाँ पे लगा दिया है, ऑप्शन सी सही होगा, बी सी डी। तो देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम से नागरी नाम पड़ा। तो बी सी डी इसके 3 ऑप्शन सही होंगे। बाकी आगे जो है ऑप्शन में तो 3 सही होगा, लेकिन अलग से यहाँ पे जो लगाया है चौथा, देवनागरी लिपि एक अक्षरिक है। देवनागरी में प्रत्येक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी लिपि का नामकरण हुआ। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट जो कि 7वीं से 8वीं सदी के हैं के एक शिलालेख में मिला है, शिलालेख में हुआ है इनका। उसके बाद अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है कौन कौन से? यहाँ पे 4 यहाँ पे ऑप्शन लगा दिए हैं 5, तो सही उत्तर हो जाएगा डी ए बी ई। तो जिसमें अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि व्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अवधि में ए ओ स्वर का उच्चारण आई औ के रूप में होता है, किंतु व्रज में ए स्वर का उच्चारण अवो के रूप में उच्चारित होता है। अवधि में पुल्लिंग संज्ञा में व प्रसर्ग जोड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि व्रज में प्राय ऐसा नहीं होता है। ध्वनि के स्तर पर अवधि अक्रांत है, जबकि व्रज उक्रांत है। ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प कौन सा है सही, वो आपने बताना है। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा ए बी ई, ऑप्शन सी डी इसका सही हो जाएगा उत्तर। तो यहाँ पे ऑप्शन लगा दिया है ए बी ई, ऊपर के 2 फिर लास्ट आखिरी, जिसमें प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास द्वारा की गई। कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित उल्लेख किया है। दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनेगा, जब जम्बनाथ का जन्म 1451 से 1523 नागौर में हुआ। इनके गुरु बाबा गोरखनाथ हैं। अलख दरीबा जो कि सत्संग स्थल दादू पंथ से संबंधित है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल हैं। उसके बाद अगला जो यहाँ पे कथन से संबंधित यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सही गलत बताना है आपने। इसमें से सही उत्तर चुन के यहाँ पे ऑप्शन में लगा दिया है, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा
कथन यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथन जो सही है वो है, लगा दिए यहाँ पे नीचे, जिसमें मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है। रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेश का चित्रण हुआ है। निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। गगन गिल कृत अवाक में कैलाश मानसरोवर यात्रा वृत्त का चित्रण किया गया है। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते हैं। घुमक्कर शास्त्री राहुल साकृत्यायन द्वारा रचित इनका यात्रा वृत्तांत है। ये इनके सारे सही सही यहाँ पे पॉइंट लगा दिए हैं, यात्रा वृत्तांत पर आधारित जो है। उसके बाद अगला 45वां प्रश्न है, नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करना जो सही है। यहाँ पे 5 ऑप्शन लगाए हुए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, जिसमें यहाँ पे जो लगा दिया है, उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक कैदी काफी मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। बच्चन सिंह के अनुसार अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबंध किया है और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भाव बोध के साथ जोड़ा है। पुराण कथा तथा आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा 1969 अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। इस नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी आधुनिक अनुयोग का मंचन रूप है। उसके बाद अगला है, जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है ध्रुव स्वामी, भुवनेश्वर प्रसाद का नाटक प्रतिभा का विवाह, यह दोनों ही नाटक एक ही वर्ष 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ये सारे इनके सही तथ्य हैं जो लगाए हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रसाद का जो प्रथम नाटक सज्जन 1910 में, अंतिम नाटक ध्रुव स्वामी 1933 की है। और इसके अन्य नाटक जो है, कल्याणी परिणय 1912 की है, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1933 की है। तो ये इनके सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और इनको आप ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे रिपोर्टाज से संबंधित कथन पर विचार करने को बोला है, जिसमें आपने महत्वपूर्ण सही लगाने हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे इसमें? ए सी डी सही हो जाएगा, जिसमें जो सही कथन होंगे वो है, अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है। इलिया एहरेनबुर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदास चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाभ दिसंबर 1938 से शुरू हुई मानी जाती है। बंगाल के दुर्भिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में रंगे राघव द्वारा तूफानों के बीच 1941 ईस्वी के लिए लिखित रिपोर्टाज अपनी मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे आगे तथ्य, रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है, गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ है। रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित युवराज की यात्रा 1897 की, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और विवरवार वर्णन किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे कथन दे दिए गए हैं, अब इसमें से सही कथन पे विचार करते हुए सही उत्तर को चुनना है। यहाँ पे 5 कथन दिए हैं, तो आप पहले कथन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका जो सही कथन हो जाएगा वो यहाँ पे लगा दिया है, जिसमें नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। उसके बाद इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण संचय के निर्मित एक आधान पात्र की भांति होता है। नई समीक्षा का आरंभ 20वीं सदी के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पिनगर्ग ने किया था। उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा जॉन क्रोरेंसम ने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 ईस्वी की भूमिका में की है। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात्र टी.एस. इलियट और I.A. रिचर्ड से माना जाता है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ये सारे महत्वपूर्ण और तत्व हैं जो
तत्व कह रही हूँ, कथन है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद बिंब और प्रतीक पर आधारित कथन पे आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे 4 लगा दिए हैं, इनको आप ध्यान देखिए, 4 यहाँ पे आप लगा दिए हैं। इनको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां यहाँ नीचे है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव के संप्रेषण और उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। प्रतीक द्वारा प्रायः सूक्ष्म और विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रतीकवाद वास्तव में आंतरिक घनीभूत अनुभूति को विशिष्ट भंगिमा के साथ संकेतात्मक अभिव्यक्ति पर बल देने वाली विचारों की धारा है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे कथन बनता है, वस्तु, व्यक्ति, भाव, विचार, रूप, गुण आदि को इंद्रिय गोचर या हृदयगम बनाने के लिए जो स्पष्ट संप्रेषण अप्रस्तुत विधान में प्रयोग की प्रणाली है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो प्रश्न बनता है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। फिर यहाँ पे 5 कथन दे दिए हैं, इसमें से सत्य कथन छांटना है। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें जो 5 कथन यहाँ पे बनते हैं वो यहाँ पे लगा दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तक लिखने की व्यवस्था हुई है। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक हैं। सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया है। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आगरा में पदारियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई है, जिसमें इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्शन मैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार के नाम से प्रकाशित किया गया है। कथासार के लेखक या अनुवादक पंडित रतन लाल थे। विलियम केरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया है। इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, परंतु इन्होंने कई पादरियों के सहयोग से इंजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में किया है। तो ये तो एक प्रश्न हो गया। अगला जो यहाँ 50वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन कौन सा है, ये आपने छांट के बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, BCE। तो इसमें जो सही कथन कौन कौन सा है, वे 72 में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। वे ईसाई धर्म के नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। वे मूलतः युक्तिवादी नैतिकतावादी धर्म अनुयायी बने रहे। आधुनिक भारत की नींव पर पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। इसी के संदर्भ में उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लगा दिया है सही उत्तर। सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो सही उत्तर होगा वो है ACE। इसमें जो सही उत्तर होगा ACE। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत सरोज स्मृति कविता में निराला ने पुत्री सरोज के लिए धन्य, सुचिते तथा गीते शब्द से संबोधित प्रयुक्त किया है। और निराला ने 1935 ईस्वी में सरोज स्मृति नामक लंबी कविता की रचना की, जिसे शोक गीत भी कहा जाता है। इस शोक गीत की रचना निराला ने अपनी 8 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के उपरांत की थी। सरोज स्मृति प्रथम काव्य संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में संकलित है। किसमें संकलित है? द्वितीय संस्करण में, अनामिका में। और अनामिका में संकलित अन्य कविताएं कौन कौन सी है? सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा तोड़ती, पत्थर, सच है। ये सारी इनकी कविताएं हैं जो प्रसिद्ध की हैं। तो यहाँ पे लगा दिया है कौन कौन से, ACE धने, सुचिते और गीते। आगे यहाँ पे 52 प्रश्न है जो है, भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से कौन से उपशीर्षक का वर्णन, किन उपशीर्षक का वर्णन किया गया है। तो ये किया है, यहाँ पे लगा दिया है सही उत्तर। ऑप्शन देख लीजिए, पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे जो भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित उपशीर्षक का वर्णन जो किया है, जो इस प्रकार है।
कृषक कृषि और कृषक शिक्षा की अवस्था, दुर्भिक्ष, वर्तमान भारत, गोवध, साहित्य, मंदिर और महंत आदि। भारत भारती जो कि 1912 में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य है। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। गुप्त जी को इस रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दे-वाली तथा ब्रजमोहन दात्रीय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। भारत भारती के 3 खंड है, कौन कौन से? अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। गुप्त जी की अन्य जो रचनाएं हैं, रंग में भंग 1909 की है, जयदत्त वध 1910 की है, पंचवटी 1925 की, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957 की है। उसके बाद भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? तो ये उल्लेख हुआ है CDE का। तो यहाँ पे सी अल गजाली, इरबे सीना, अल बारूनी, इन 3 का हुआ है। भूल गलती कविता में इन 3 व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है। तो गजल एंड माधव मुक्तिबोध की रचनाएं जो हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 की है, भूरी भूरी आंख धूल 1980 की है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस अंतकरण का आयतन, भूल गलती नामक कविता उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में प्रकाशित हुआ है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना 1964 ईस्वी में आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ 4 और 5 ऑप्शन लगा दिए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, मानस का हंस उपन्यास के जो पात्र हैं, अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई, मेधा भक्त, पंडित आत्माराम, भैरव सिंह, रत्ना आदि। तो मानस का हंस जो है 1972 की है और अमृतलाल नागर द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया। और इनके जो अन्य उपन्यास हैं, महाकाल जो कि 1947 की है, सेठ बांकेलाल 1955 की है, बूंद और समुद्र 1956 की है, शतरंज के मोहरे 1959 की है, सुहाग के निपुर 1960 की है, अमृत और विष 1966 की है, नाचियो बहुत गोपाल 1978 की है, खंजन नयन 1981 की है, मैला आंचल जो कि 1954 की है, फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिला के मेरीगंज गाँव की कथा कही है। मैला आंचल जो कि एक प्रमुख पात्र है, मैला आंचल के जो प्रमुख पात्र हैं उनके नाम यहाँ पे लगा दिए हैं, जैसे सुमिरत दास, डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावन दास, बलदेव, लक्ष्मी, तहसीलदार विश्वनाथ आदि। उसके बाद तमस जो कि 1973 की है, भीष्म साहनी का उपन्यास है। यह भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका पर आधारित इनका उपन्यास है। तमस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं यहाँ पे लगा दिए हैं, जिसमें कि इकबाल सिंह, रिचर्ड, लीजा, देवदत्त, जनरल अजीत सिंह, मास्टर रामदास आदि इनके पात्र हैं। उसके बाद झूठा सच उपन्यास के जो स्त्री पात्र हैं, पहले यहाँ पे पूछा किसका गया पात्र है, मानस के हंस का पात्र। उसके बाद झूठा सच उपन्यास का पात्र यहाँ पे पूछा है, जिसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा BDE पूरनदेई, शीलो, बंती, ये इनके महत्वपूर्ण पात्र हैं। और यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के जो 2 भाग में प्रकाशित हुआ है, जिनका प्रथम भाग 1958 है, द्वितीय भाग 1960 है। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं, जयदेवपुरी, तारा, कनक आदि। यशपाल के जो अन्य जो उपन्यास हैं, दादा कामरेड 1941 की है, देशद्रोही 1943 की है, दिव्या 1945 की है, पार्टी कामरेड 1946 की है, अप्सरा का श्राप 1965 की है, मेरी तेरी उसके बाद 1974 आदि की है। तो ये इनके बाकी ऑप्शन में जो लगे हुए हैं, वो झूठा सच उपन्यास के पहले स्त्री पात्र पूछा, तो स्त्री पात्र कौन कौन से हैं यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। उसके बाद बाकी जो ऑप्शन में पात्र पूछे गए हैं वो किन किन के हैं वो भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद आपका बंटी उपन्यास का बाल पात्र कौन सा है? बाल पात्र, तो बाल पात्र इसमें है BCD, जोत, अमी, जोत, अमी, टीटू, ये इनके बाल पात्र हैं।
आपका बंटी उपन्यास के, जो कि ये उपन्यास जो है 1971 की है। और ये उपन्यास किसके द्वारा रचित है, तो ये मनु भंडारी द्वारा। और इस उपन्यास का विषय वस्तु क्या है, माध्यम, इस विषय वस्तु के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे एक मध्यवर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद की स्थिति में एक बच्चे की दुनिया का भयावह दुख स्वप्न बन जाता है। और इस उपन्यास के जो अन्य जो प्रमुख पात्र हैं, बंटी, शकुन जो किसकी माता है, अजय जो किसकी उसका पिता है, डॉक्टर जोशी, वकील, चाचा, मीरा आदि इनके अन्य प्रमुख पात्र हैं। उसके बाद मनु भंडारी का जो एक अन्य उपन्यास है महाभोज, जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 में हुआ था। और इस उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ की यथार्थवाद चित्रण का वर्णन किया गया है। किस उपन्यास में, महाभोज उपन्यास में, और ये मनु भंडारी का है। और इसके अन्य जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं विश्वेश्वर, हीरा, रुक्मा, दा साहेब, सदाशिव, अन्य, जोरावर, शुकुल बाबू बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्वेश्वर, हीरा, दा साहेब, अन्य। उसके बाद इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं ये 5, और इसमें से देख के बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो है बी सी डी, जिसमें माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद माता दीन ने कहा था कि हमारा सिद्धांत है, हमें पैसे नहीं काम प्यारा है। चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिवंदन हुआ था। ये इसके बी सी डी इसका ऑप्शन सही होंगे, बाकी के 2 गलत है। जिसमें से बाकी जो अन्य इसके जो कथन सही होंगे वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिसमें माता दीन चांद पर भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गाए थे। और ये पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये ऑप्शन पूछा था, तो यहाँ पे लगा दिया गया है। उसके बाद माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह कम करा दी। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परशाई की ये कहानी है। और इस कहानी का संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे भोलाराम के जीव, ये इनके बाकी अन्य कहानी संग्रह हैं। हंसते हैं रोते हैं उनके दिन फिरे भोलाराम का जीव, तो इनके हरिशंकर परशाई की कहानी संग्रह है 3। हंसते हैं रोते हैं उनके दिन फिरे भोलाराम का जीव, इनके कहानी संग्रह ध्यान रखिएगा। उसके बाद अन्य कथन के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पे जो बाकी कथन दे रखे हैं इसमें से सही कौन होगा। और यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे जो इसका डिटेल आंसर जो यहाँ पे लगाया है ऑप्शन सी है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान की अभिव्यक्ति मिली हुई है। और एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक माधव राव स्प्रे है। यह कहानी 1901 की है जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। धुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष जो कि बंग महिला की कहानी है, और इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका के 1907 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वैश्य के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण एक कहानी है। कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित एक कहानी है जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, इंदू पत्रिका में। उसके बाद इसके जो अन्य कहानियां हैं, गांधी टोपी 1938 की है, सावनी समा 1938 में है, नारी क्या एक पहेली, नारी क्या एक पहेली 1951 की है, हवेली और झोपड़ी 1951 की है, देव और दानव 1951 आदि की इनकी सारी रचनाएं हैं। तो इन 1951 में 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं यहाँ पे लगाई हुई हैं, आप इनको चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, अपना अपना भाग्य राजेंद्र कुमार के द्वारा रचित कहानी है और इसका प्रकाशन कब हुआ, 1929 में हुआ। और एक कलकत्ता से निकलने वाली विशाल भारत पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ है। तो जनेंद्र कुमार की अनेक कहानियां हैं, लेकिन इसमें से कहानी संग्रह कौन कौन सा है, जिसमें से फांसी 1929 की है, जय संधि 1929। तो 1929 में 2 हैं, एक फांसी एक जय संधि 1929 की। वातायन 1930 की है, नीलम देश की राजकन्या 1933 की है, एक रात 1935, 2 चिड़ियाँ 1935, पाजेब 1942 की हैं। ये इनके सारे काव्य संग्रह हैं, कहानी संग्रह हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम में क्रम से संबंधित
प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर दे दिया जाएगा रचनाएं और पूछा जाएगा कि ये किस कहानीकार की हैं। उसके बाद अपना अपना भाग्य कहानी की विषय वस्तु समाज में रहने वाले गरीब और लाचार बालकों के शोषण तथा कथित बुद्धिजीवियों द्वारा उपेक्षापूर्ण उदासीनता और उनके स्वार्थ को उजागर करने वाली ये कहानी है अपना अपना भाग्य। और राही कहानी का प्रकाशन जो है कहानी संग्रह सीधे सीधे चित्र कहानी संग्रह 1947 में हुआ है। तो राही कहानी का प्रकाशन किस में हुआ? कहानी संग्रह सीधे चित्र 1947 कहानी संग्रह में हुआ था। उसके बाद अगला जो नाटक बनता है यहाँ पे अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित में से जो 5 ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपने सही बताना है। और ये जो कथन दिए हैं यहाँ पे प्रश्न में ऑप्शन में, तो ये कथन किससे संबंधित दिए गए हैं? अंधेर नगरी नाटक से। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो ACD, जिसमें महंत जी गोवर्धन दास नारायण दास के गुरु हैं। उसके बाद AC अंधेर नगरी का प्रकाशन सन जो है 1881 ईस्वी में हुआ है। और D इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। तो ACD इसके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, बाकी जो यहाँ पे लगाए हैं वो गलत हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित जो नाटक है अंधेर नगरी 1881 की है और इसके कुल 6 प्रकाशन इस प्रहसन जो अंधेर नगरी है इसका स्वरूप क्या है इस नाटक का? तो ये एक प्रहसन है और इस प्रहसन में 6 अंक हैं। कौन कौन से? प्रांत, बाजार, जंगल, राज्यसभा, अरण्य, शमशान, ये इसके 6 अंक हैं जो विभाजित किए गए हैं। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनको आगे नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछा जा सकता है सीरियल वाइज में। तो भारतेंदु के जो अन्य नाटक बनते हैं वेद की हिंसा न भवती 1873 की, विशेष्य विस्मोधम 1876 की, प्रेम जोगनी जो कि 1875 की, चंद्रावली 1876 की, भारत दुर्दशा 1880 की, नील देवी 1881 की, सती प्रताप 1883 की है। उसके बाद भारत दुर्दशा नाटक के संबंधित जो सत्य कथन है वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो इसके भी आपने छांटने हैं कोई 3 कथन जो कि ऑप्शन में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो सही हो जाएगा उत्तर वो है BDE, जिसमें भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन सन 1880 ईस्वी में हुआ है। जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गोरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत दूरदर्शन नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। अगर भारत दूरदर्शन नाटक आपने विस्तार से उसको रीड आउट किया है, उसके महत्वपूर्ण तथ्य को रीड आउट किया है, नोट डाउन किया है, तो आप इनको अच्छे से छांट सकते हैं। तो उसी नाटक से संबंधित ये पंक्तियां यहाँ पे लगाई गई हैं, कथन लगाए गए हैं महत्वपूर्ण जितने भी हैं, उन्हीं को आपको छाटने को यहाँ पे बोला गया है। तो इसमें से 3 तो सही होंगे, जिसमें B, D और E, BDE 3 सही होंगे, बाकी जो लगाए हैं वो गलत लगाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे भारतेंदु द्वारा रचित जो भारत दूरदर्शन नाटक है इसके 6 अंक है। कौन कौन से अंक हैं यहाँ पे? 6 वो यहाँ पे लगा दिया है। और इन अंकों को भी आपने ध्यान से रीड आउट करना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में इसकी सीरीज पूछे जा सकती हैं। तो जिसमें से जो पहले है वो है विथि जो एक योगी गाता है, विथि जो एक योगी गाता है, शमशान टूटे फूटे मंदिर जहाँ भारत का प्रवेश होता है, मैदान जहाँ भारत दुर्देव का प्रवेश होता है, ये सारे पात्र हैं जो भारत का प्रवेश, कहीं आप वो ना समझ लो भारत का प्रवेश, भारत नाम का एक बंदा है, पात्र है इस कहानी में, इस नाटक में, तो उसका इस नाटक में प्रवेश होता है। मैदान भारत दुर्देव का भी प्रवेश होता है। तीसरे नंबर पे रोग का प्रवेश, किताब खाना, गंभीर वन का मध्य भाग, ये भारत भाग्य का प्रवेश, तो गंभीर वन का मध्य भाग्य भारत भाग्य का प्रवेश, ये सारे इनके अंक हैं जो कि इस नाटक में विभाजित किए गए हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनेगा, अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो कि यहाँ पे लगाया गया है अंधा युग से संबंधित। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती की है एक गीत नाटक, और ये कब की है? 1955 की है। और इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूलहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तित्व और सामूहिक विघटन का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं दिखाया गया है। इस नाटक में इलियट के
टैलेंट का प्रभाव माना गया है। इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वृद्धयाचक, गूंगा भिखारी आदि, ये सारे इनके इस नाटक के पात्र हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके जो इस नाटक के 5 अंक हैं कौन कौन से? कौरव नगरी, और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको आप इसी तरह से इसी सीरीज से याद करना है, सीरियल वाइज से। पहले आएगा कौरव नगरी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे पशु का उदय, तीसरे नंबर पे अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथे नंबर पे गांधारी का शाप, 5वें नंबर पे विजय एक क्रमिक आत्महत्या। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से सत्य कथन यहाँ पे 5 लगाए हैं, जिसमें से आपको छांटना है कोई 3 ही सत्य हैं, बाकी सब असत्य कथन लगाया गया है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसमें आएगा सही उत्तर इसका ऑप्शन यहाँ पे लगाए हुए हैं ABD। इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर यहाँ पे इस तरह से है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और आचार्य द्विवेदी एक ललित निबंधकार है। मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उनकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। कुछ लाख वर्ष की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानस था, उसे नाखून की जरूरत थी। समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ऊपर सारे निबंध हैं, निबंध के ये लिखे गए हैं महत्वपूर्ण कथन। और इसके जो अन्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो अन्य निबंध हैं वो हैं अशोक के फूल, विचार वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटुज, आलोक पर्व। और इनके सबके आपको सन पता होने चाहिए। क्या भूलू क्या याद करूँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 में 2 दे रखा है, नीचे 3 दे रखे हैं, जिसमें से छांट के बताना है, जिसमें सही उत्तर उसका हो जाएगा BDE। तो इसमें जो सही होगा, क्या भूलू क्या याद करूँ के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठाकुर यादवेंद्र सिंह की कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन सिंह को 35 रुपए प्रति मास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया था। ये इनके कथन है, इस क्या भूलू क्या याद करूं से लिया गया है। ये जो कथन आप देख रहे हैं अटपटा सा, ये सारे कथन उस निबंध से लिए गए हैं, सॉरी आत्मकथा से लिए गए हैं। तो यहाँ पे अगला जो कथन है, यूनिवर्सिटी में बच्चन सिंह के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सी है, क्या भूलू क्या याद करूं? 1969 नीड़ का निर्माण, फिर 1970 बसेरे से दूर, 1978 10 द्वार पे सोपान तक, ये 1985 की है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जितने भी कथन दिए हैं आपको सारे अटपटे से लग रहे हैं, तो ये सारे आपको उन्हीं गद्य विधाओं के अंदर से ये सारे कथन मिलेंगे। तो जिन्होंने इन डेप्थ उस कथन को उन गद्य विधाओं को पढ़ा है तो इन कथनों को छांटने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए अब आपको जितनी भी गद्य विधाएं लगी हुई हैं हर यूनिट्स में, यूनिट 6 से 10 तक जितनी भी गद्य विधाएं लगी हुई हैं उनमें आपको ध्यान से और इन डेप्थ आपको पढ़ने की अब आवश्यकता है, क्योंकि NTA बहुत इन डेप्थ प्रश्न पूछ रहा है, अंदर जाके बाहर से प्रश्न अब नहीं पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अलग जो गद्य विधाएं हैं, यहाँ पे स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र से प्रश्न पूछा गया। अब यहाँ पे स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। अब यहाँ पे देखिए स्मृति की रेखाएं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन बनते हैं तो वो यहाँ पे लगा दिए हैं। अब आपको इनमें से छांटना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ACE। तो स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र विधा की रचना है। इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी वर्मा जी से संबंधित रहे हैं। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्ग से संबंधित हैं। इस पुस्तक में अर्थात से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित अन्य जो रचनाएं हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी,
मेरा परिवार, ये इनकी सारी रचनाएं हैं। उसके बाद भोला राम के जीव से संबंधित कथन पे आपने यहाँ पे सही कथन छांटना है। तो यहाँ पे 2 लगाए हुए हैं, आगे नेक्स्ट आपको यहाँ पे 3 देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो BCE इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे कथन लगाया हुआ है कि भोला राम का जीव, जो कि एक व्यंग कहानी के लेखक हरिशंकर परशाई की है। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग की निर्मित की गई है। इसमें सरकारी कार्यालय में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण हुआ है। इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण किया गया है। 4 है, 3 है, 5 ऑप्शन है दिए गए हैं, लेकिन इसमें से 3 सही हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे लगाया गया है। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हरिशंकर परशाई एक व्यंग लेखक है और उसके अन्य व्यंग्यपरक रचनाएं जो हैं हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे आदि इनकी अन्य व्यंग रचनाएं हैं। उसके बाद यहाँ पे सुमेलन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य, वत्स्य व्यंजन कौन कौन से हैं, यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये आप इनको देख लीजिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे लगा, इसको वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसका रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो सिंगल पूछा जाता था, लेकिन अब इनको इन डेप्थ पूरा दे दिया है। तालव्य ध्वनियाँ पूरी, व्यंजन ध्वनियाँ पूरी लिख दी गई हैं। उसके बाद मूर्धन्य पूरी लिख दी है, कंठ्य, वंशज ये सारी लिख दी हैं और इनको आपने बताना है। अब नेक्स्ट टाइम आप इसमें से पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। उसके बाद अगला जो सम्मेलन से संबंधित है रचनाएं पूछी हैं, आलोचनात्मक निबंध को उनके रचनाकार से संबंधित सम्मेलन करना है। तो यहाँ पे एक तो ये प्रश्न है, देख लीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पे सम्मेलन लग कर दिया गया है, जिसमें आलोचनात्मक निबंध कौन कौन से हैं, जैसे कि मुदस्सस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका किसकी है, ये शमशेर बहादुर सिंह की है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये किसका है, गजानन माधव मुक्तिबोध का। भारतीय रंग दृष्टि की खोज, ये नेमीचंद्र जैन की है। कवि के बोल खरग हिरवानी, ये है निबंध, आलोचनात्मक निबंध ये है विजय देव नारायण शाही के। अब आगे जो सम्मेलन से प्रश्न है, रचनाकार को उनके पुस्तकों से सम्मिलित करना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। और यहाँ पे जो सम्मिलित किया गया है, आई रिचर्ड की जो पुस्तक है बियॉन्ड, टी.एस. इलियट का है द वेस्टलैंड, अरस्तु, पेरिपो इतकेस ये इनकी पुस्तक है। कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया ये इनकी पुस्तक है। अगला जो यहाँ पे पत्र है उनका प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन स्थान है, सॉरी वर्ष नहीं प्रकाशन स्थान है। तो इसको आपने बताना है कि कौन सी पत्र किस स्थान पे प्रकाशित हुई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, जिसमें भारत बंधु जो पत्र है ये इसका प्रकाशन स्थान है अलीगढ़, देश हितैषी अजमेर, शुभ चिंतक जबलपुर, भारतेंदु वृंदावन। उसके बाद पुस्तक को उनके लेखक के साथ सम्मिलित करना है। इसमें जो आगे इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे पहले ये प्रश्न दे रखा है, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और इसका जो उत्तर यहाँ पे है यहाँ इस तरह से लगा हुआ है। जैसे भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, ये है मैनेजर पांडे का। स्नेह का मार्ग, ये इमरे बंगा की है। अकथ्य कहानी प्रेम की कहानी नई कहानी, ये नामवर सिंह की है। कमायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्तिबोध की है। और कमायनी एक पुनर्विचार ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में। और उसके बाद ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, अकथ्य कहानी प्रेम की कहानी नई कहानी, ये भी। और ये मैनेजर पांडे की भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, ये तीनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले से। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, उपन्यास के उनके वर्णित कथा स्थल कौन कौन से हैं। तो ये तो बार बार एग्जाम में, हर बार ये इनका पेट क्वेश्चन है जो बार बार ये एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, जिसमें गोदान का जो स्थान है बेलारी, मैला अंचल का मैरीगंज, राग दरबारी का शिवपालगंज, मानस का हंस चित्रकूट है। उसके बाद नाटक और उनके पात्र कौन कौन से यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। तो अंजो दीदी का जो पात्र है ओमी,
चंद्रगुप्त का लीला, स्कंदगुप्त का जयमाला, एक और द्रोणाचार्य का राजकुमार पात्र है। उसके बाद अगला यहाँ पे निबंधकार और उनके निबंध को सम्मिलित करना है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र निबंधकार का जो निबंध है, मनोयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध, कुटुज सरदार पूर्ण सिंह का निबंध, और सच्ची वीरता विद्यानिवास मिश्र का तुम चंदन हम पानी। अगला जो प्रश्न बनता है यहाँ पे, रचनाकार को उनके रचनाकार से सम्मिलित करना है, रचना को उनके रचनाकार से सम्मिलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। जैसे अकाल में सारस ये केदारनाथ सिंह की है, वह पाखी सुनो ये नरेश मेहता की है, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती के बची हुई पृथ्वी, और ये लीलाधर जागुड़ी की है। उसके बाद रेखा चित्रों के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, मुख्य पात्र को उनके सहयोगी पात्र के साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें सरयू भैया रेखा चित्रों के मुख्य पात्र, सरयू भैया के सहयोगी पात्र कौन से हैं, गंगो भाई, मगर के हैं झक्कोलिया, रजिया के हसन, देव का कुनकुन। ये इनके पात्र किस हिसाब से किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है एनटीए, कि पहले तो ये एग्जाम में पूछे ही नहीं गए हैं। उसके बाद प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित जो उपन्यास है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे चित्रलेखा जो है यहाँ पे ये 1934 की है, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 की है, भूले बिसरे चित्र 1959 की है, सामर्थ्य और सीमा 1962 की है, सब ही नचावत राम गोसाई 1970 की है। उसके बाद अगला जो दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सही उत्तर यहाँ पे है दोहरा अभिशाप जो कि 1999 की है, झोपड़ी से राजभवन 2002 की, मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 की है, मुर्दैया 2010 की, सिकंजे का दर्द 2011 की हैं ये सारी रचनाएं आत्मकथा। उसके बाद बीन भी हूँ मैं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं, इन्हीं गीतों में आने वाले पहले से बाद के क्रम में आपने इनको लगाना है। तो पहले से बाद के क्रम में यहाँ पे लगा दिया, जिसमें तुम्हारी रागनी, कुलहीन परवाहिनी, अखंड सुहागनी, सुनहली दामनी, स्मित की चांदनी, ये इनके क्रमवर हैं जो ऊपर में लगाए गए हैं। 5 दिए हैं ना, उथल पुथल करके दिए, लेकिन इसको क्रम में लगाना है तो यहाँ नीचे उत्तर में लगा दिया, आप इनको देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है, उपन्यास को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सही उत्तर यहाँ पे देखिए लगा दिया है, जिसमें सही उत्तर बी हो जाएगा। तो गोदान 1936 की है, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 की है, राग दरबारी 1967 की है, तमस 1973, जिंदगी नामा 1979 की है। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को लगाना है क्रम में। तो यहाँ पे सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, जिसमें देखिए बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जू का काटना, बुधगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, चंपा द्वारा दीपक का जलाना, चंपा और जया द्वारा नौका विहार, दीप स्तंभ का महत्व उत्सव। तो ये 5 लगाए हुए हैं यहाँ पे, क्रम देख लीजिएगा इसको। उसके बाद अगला जो यहाँ पे स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए गए संवाद को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्रम इस प्रकार से है। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में जो आए हैं संवाद, उनका इस तरह से है क्रम। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, राष्ट्रीय नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, केवल संधि नियम से ही हम लोकबद्ध नहीं है, शरणगत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान। ये सारे इनके संवाद हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक के संवाद है, जिनको पहले से बाद के क्रम में लगा दिया यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, मजदूरी प्रेम के उपशीर्षों को क्रम में लगाना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। और कुछ इस तरह से क्रम है, हल चलाने वालों का जीवन, गड़हिए के जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, ये इनके ऑप्शन है। उसके बाद ययावर रहेगा, याद अध्याय को क्रम में लगाना है, तो जिसमें सही उत्तर हो जाएगा परशुराम का तुरखम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा, ये इनके 5 क्रम हैं जो उनको लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पे कूट से संबंधित प्रश्न है, कथन है यहाँ पे,
जिसमें जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रीय भाषा होती है। तो इसका जो कथन है, कथन 2, किसी राष्ट्र भाषा में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वही भाषा राष्ट्रभाषा के पद में प्रतिष्ठित होती है। तो इसमें कथन आपने बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये दोनों ही कथन सही है यहाँ पे। उसके बाद अगला यहाँ पे कथन से संबंधित प्रश्न है। पहला कथन है कि साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति का अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लक्षणा विचित्र वाले गीत दोनों ही रखे हैं। कथन 2 में कि प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्षणा के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। तो ये दोनों ही कथन सही है यहाँ पे। अगला कथन से संबंधित प्रश्न है। तो ये भी दोनों कथन सही हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं। जैसे कि कथन 1 में इलियट की दृष्टि से परंपरा के व्यापक अर्थव्यता है, उसे दान या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। कथन 2 में परंपरा कोई मृत्यु अनुपयोगी वस्तु नहीं है, वस्तुतः जो मृत्यु अनुपयोगी है वो परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। उसके बाद अगला जो कथन से संबंधित है प्रश्न, इसमें जो दिया गया है, हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। ये कथन 1 है। कथन 2 में सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते हैं। देखना कितना तेज आवाज किया, क्या ही बोलूं। ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला जो प्रश्न है, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए थोड़ा माफी चाहूंगी, यहाँ पे क्या ही बोलें। अगला जो 2 कथन यहाँ पे दे रखे हैं, प्रेमचंद्र स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थी परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहती थी। कारण गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री इस चरित्र सक्षम शक्तिशाली परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती है। उपयुक्त जो दोनों कथन है इसमें से आपने बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें जो दोनों ही ऊपर कथन दे रखे हैं ये दोनों ही सही हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे मैं बता देती हूँ अगला कौन सा होगा। तो कथन 1 और कथन 2 में 2 दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे सिंदूर की होली नाटक के दुखांत परिणति में हमें नाटक में आई परिस्थितियों जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाधित करती है और विचारों में डुबो देती है। कथन 2 में यहाँ पे देखिए, सिंदूर की होली अद्भुत गहन गंभीर सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज और स्वाभाविक मनोवृत्ति के प्रकृत भूमि पर विचरते नजर आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें जो सही हो जाएगा ये दोनों ही सही हैं। तो इनको विचार। बैकग्राउंड म्यूजिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ अभी अपने ससुराल में हूँ। वीडियो शूट करने में इतनी दिक्कत होती है, कोई कोऑपरेटिव नहीं करता है, क्या ही बताऊँ मैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, को आप ध्यान रखिएगा। आगे ये भी कथन है, कथन से संबंधित दोनों कथन सही हैं, इनको भी आप रीड आउट कर लीजिए। इनको आज वीडियो में पूरा 100 के 100 प्रश्न कराने का मकसद मेरा ये भी है क्योंकि आपका इसी महीने एग्ज़ाम है। मैं चाह रही हूँ कि 10 जून तक मैं आपको जितने हो सके प्रश्न पत्र करवा सकूँ क्योंकि गृहस्थी जीवन में मैं भी व्यस्त हो गई हूँ। तो घर के काम फिर वीडियो देखना ये सब नहीं पॉसिबल हो पाता एक साथ, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के मैं करती हूँ। लेकिन ससुराल में हूँ तो ससुराल और मायके में तो आपको पता ही है क्या है। तो ये 2 हैं, दोनों ही सही होंगे। कथन 1 में क्या बोला गया है, इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम हैं। कथन 2,
खतों में एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फुल्लर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा गया है। ये दोनों ही सही हैं। और शिव शंभी के जो चिट्ठे हैं बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है, और इनका जो अनुक्रम है यहाँ पे लगा दिया है। बनाम लॉर्ड कर्जन श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दूरदर्शा विदाई संभाषण, भंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, मार्ली साहब के नाम, आशीर्वाद, शाइस्ता खां के खत 1, शाइस्ता खां के खत 2, सर सैयद अहमद का खत। उसके बाद यहाँ पे गद्यांश से संबंधित है। यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर देती हूँ ताकि जो सारा आएगा, तो अब इसको तो यहाँ पे देखिए, ये जो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस गद्यांश को आप खुद से पढ़िएगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन लगाए हुए हैं ना और उनके प्रश्न, उपयुक्त अनुच्छेद का केंद्र विषय क्या है, तो यहाँ पे लगाया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 93, 94, 95 इन सब को अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप देख लीजिएगा। पाँच सेकंड के लिए मैं पॉज कर रही हूँ, आप अपना देख लीजिएगा इसको, क्योंकि अभी मुझे आगे अब बहुत दिक्कत हो रही है। लोग मुझे वीडियो शूट करने नहीं दे रहे हैं, ना थिएटर बना लिया है घर को। इन प्रश्नों को देख लीजिए आप। तो ये थे आज के, हमने 100 प्रश्न किए, और आगे भी हम कल के वीडियो क्लास में देखूंगी कौन से प्रश्न करवाने हैं। अगर आपको कौन से चाहिए मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसको करवा सकूं एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ईज़िली जुड़ सकते हैं। वहाँ भी मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, प्लस PDF उपलब्ध करवाई हूँ, और देख सकते हैं फाइल में जाके, और अपडेट देती रहती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की PhD की एग्ज़ाम रिगार्डिंग। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।